कहां तक पढ़ लिए थे बेटा अपन? फॉर्मूले लिख लिए थे अपन ने। ऑसवर्ल्ड का तनुता का नियम अपन पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें क्या क्या सीखा, जैसे एकदम वापस से बताता हूं। पहले तो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज याद है, क्योंकि क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे अपन तो उसमें लगेंगे ये सब। लॉग 1 की वैल्यू बताओ, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8, लॉग 9, लॉग 10, 10 की पावर 0, 0.3, 0.48, 0.6, 0.7, 0.78, 0.85, 0.9, 0.95 और 10 की पावर 1। अच्छा, कितने प्रबल अम्ल होते हैं? कौन कौन से? HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4। कितने प्रबल क्षार होते हैं? कौन कौन से? NaOH, KOH, RbOH, CSOH और BaOH होल ट्वाइस। क्लियर है बेटा? ये जो अपन ने ऑसवर्ल्ड का तनुता का नियम पढ़ा था, उसमें हमने क्या सीखा था कि यदि अपन विलयन को तनु करते जाएंगे तो अल्फा का मान बढ़ता जाएगा। प्रबल के लिए है या फिर दुर्बल? दुर्बल के लिए। मैंने फॉर्मूले लास्ट से आपको लिखवा दिए थे। यहां तक क्लियर है? अब इसके अंदर एक दो पॉइंट सिंपल सिंपल से, शायद मैंने सबसे पहले तो आपको लिखवा ही दिया था कि सिर्फ दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए लगता है, बता दिया था ना। इसके बाद इसमें एक पॉइंट लिखो, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर अल्फा 100% हो जाता है। अनंत तनुता पर अल्फा 100% हो जाता है। क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये पॉइंट लिखवा रहा हूं। अनंत तनुता पर अल्फा 100% हो जाता है, लिख लिया बेटा। दूसरा पॉइंट इसी में एक और, जैसे इधर देखो आप, हमने जो यहां पर डेरिवेशन किया था उससे अपने पास ये रिलेशन आया था, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। आया था नहीं आया था? तो इसका मतलब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट C2 बाय C1। ये भी लिख लो, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 किसके बराबर, अंडर रूट C2 बाय C1 के बराबर। लिख लिया बेटा। दूसरी बात मुझे ये बताओ कि H प्लस का मान हमने कैसे निकाला था वहां पर? अगर मान लो आपके पास H2CO3 है, आपको अगर C दे दिया, आपको अल्फा दे दिया, तो क्या H प्लस निकाल सकते हो? किसके बराबर होगा? गलती से भी मत कर देना बेटा, ये जो अपन ने C अल्फा लिखा था ये किसके लिए था? एक क्षारीय अम्ल या फिर एक अम्लीय क्षार जिसमें सिर्फ एक रिप्लेसेबल H या फिर OH है। ये ध्यान रखनी है आपको बात। अगर मान लो आपके पास HA था बेटा, तो HA कैसे टूटा था, H प्लस और A माइनस में, तो C में से C अल्फा अगर गया था तो C अल्फा ही तो बनेगा। पर मुझे बताओ, अगर मान लो H2CO3 है तो इससे तो 2 H प्लस मिलेंगे ना, तो C में से क्या आ जाएगा, C अल्फा, तो क्या बनेगा, 2C अल्फा बनेगा। C अल्फा नहीं बनेगा बेटा, क्या बनेगा, 2C अल्फा बनेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कोई भी दुर्बल अम्ल या क्षार होगा तो कभी भी लगा देंगे। ये सारे फॉर्मूले तभी लग रहे हैं जब उन सबके एन फैक्टर क्या थे, 1। अब हम तो गलती कर देते हैं, हम तो C अल्फा लगा देते हैं यहां पर भी। तो इसकी सीधी सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, आगे से ध्यान रखना है। चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, सीधे से अगर अम्ल होगा तो H प्लस निकालोगे, क्षार होगा तो OH माइनस निकालोगे। और ये ट्रिक इसकी सीधी सिंपल सी, एन फैक्टर इंटू C अल्फा। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, एन फैक्टर इंटू C अल्फा, एन कारक इंटू C अल्फा। मैंने आपको H2CO3 दिया था बेटा, तो H2CO3 का बताओ एन फैक्टर क्या होता है, 2, तो 2C अल्फा आएगा इसका H प्लस। हमारे पास HCN था मान लो, तो उसका एन फैक्टर क्या है, 1, तो क्या आएगा, C अल्फा। ये दुर्बल पे भी लगेगा, प्रबल पे भी लगेगा। प्रबल पे कैसे लगेगा, अगर मान लो आपके पास H2SO4 है बेटा, तो बताओ कैसे टूटेगा, 2H प्लस में टूटेगा। और कैसे टूटेगा, SO4 माइनस 2। तो मुझे बताओ इसके C से, भाई ये तो प्रबल है ना, तो बताओ 1 से कितना बनेगा, 2, तो C से कितना बनेगा, 2C बनेगा, नहीं बनेगा। यहां से निकालते हैं 2C कैसे आएगा, बताओ H2SO4 का इनफैक्टर क्या आएगा बेटा, 2C, और अल्फा का मान इसके लिए 1 होगा ना,
होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी फॉर्मूले में, पूरे चैप्टर में कहीं पर भी अगर अल्फा आएगा तो अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में लिखना है, परसेंटेज में नहीं लिखना। तो वैसे तो परसेंटेज कितना होता था? 100 होता था, मगर परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड। डिवाइड। अगर फ्रैक्शन से परसेंट निकालना है, इनटू 100। और परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। तो 100% होता है अल्फा, फ्रैक्शन में 1 होगा, तो अल्फा का मान 1 पुट कर दिया, कितना आ गया? 2c। समझ में आ गई बात? तो ये भी लिख सकते हो आप, H प्लस या OH माइनस जो होगा किसके बराबर? n फैक्टर इंटू C अल्फा के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं अपन इसके। क्वेश्चन लिखो बेटा। 10 मोलर CH3COOH विलयन, 10 मोलर CH3COOH विलयन के लिए यदि Ka बराबर 10 की घात -5 है, Ka बराबर 10 की घात -5 है, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट अल्फा, सेकंड लिखो बेटा H प्लस, और थर्ड लिखो पीएच। सही है बेटा? जिसका आंसर आते जाए हाथ ऊपर करते जाओ। इसको कर लेते हैं बेटा डिस्कस। आपको क्या गिवन है बेटा? 10 मोलर, यानी कि सी का मान हमें गिवन है ना, और के का मान आपको दिया है। अल्फा हम कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? अंडर रूट के ए अपॉन सी करके। तो यहां पर अंडर रूट के ए का मान आपके पास कितना है बेटा? 10 की घात -5। सी का मान 10, कैलकुलेट करोगे 10 की घात -6। अंडर रूट की वजह से बाहर क्या आएगा? 10 की घात -3। ये क्या ज्ञात किया हमने? अल्फा। ये परसेंटेज में आया या फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में। दूसरा आपको क्या पूछा बेटा? H प्लस ज्ञात करना है। H प्लस कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? सी अल्फा से। दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो अंडर रूट के ए इंटू सी लगा दो, या फिर सी अल्फा लगा दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अगर मैं सी अल्फा लगा रहा हूं तो सी का मान आपको कितना दिया बेटा? 10। अल्फा का मान 10 की घात -3, यानी कैलकुलेट करके 10 की घात -2 आएगा, किसमें? मोलर में। H प्लस आ गया, तो फिर पीएच बताओ कितना आएगा? 2। पीएच कितना आएगा बेटा? 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
0.1 मोलर पॉइंट एक मोलर नाइट्रस अम्ल के लिए यदि pKa का मान 5 है तो ज्ञात कीजिए अल्फा H+ OH- pH POH। लिख लिया बेटा? और क्वेश्चन लिख लो एक साथ, जगह छोड़ो इसके लिए। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। यदि 6 ग्राम दुर्बल अम्ल यदि 6 ग्राम दुर्बल अम्ल HA यदि 6 ग्राम दुर्बल अम्ल HA, ब्रैकेट में लिखना इसका मोलर मास का आपको दिया बेटा 60 ग्राम प्रति मोल, को जल में घोलने पर विलयन का आयतन 10 मीटर क्यूब प्राप्त होता है। 10 मीटर क्यूब प्राप्त होता है। लिखा? तो विलयन के लिए पीएच व पीओएच का मान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखो बेटा, के ए आपको गिवन है 10⁻⁻⁹। के ए आपको दिया हुआ है बेटा 10⁻⁻⁹। लिख लिया? अगला सवाल लिखो। 10⁻³ मोलर 10⁻³ मोलर कार्बनिक अम्ल के जलीय विलयन के लिए पीएच ज्ञात कीजिए यदि अल्फा 1% है। यदि अल्फा 1% है। सॉल्व करो बेटा इसको।
रिलेशन क्या होता है बेटा, जैसे k किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस पी के बराबर, है ना। k कोई सा भी हो, के ए, के बी, के एच, के डब्ल्यू, किसके बराबर होगा, 10 की पावर माइनस पी के बराबर। जो बाद वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें पी के ए दिया था, क्या दिया था मैंने, पी के ए। आप कैसे भी कर सकते हो, आप पी के ए से पहले अगर आप चाहो तो पीएच निकाल सकते हो, पीएच से एच प्लस निकाल सकते हो, एच प्लस से सी अल्फा करके आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो पी के ए से पहले क्या निकाल सकते हो, के ए, और के ए से फिर अंडर रूट के ए अपॉन सी करके अल्फा आ सकता है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर पी के ए से के ए निकालना है तो ये रिलेशन है हमारे पास, क्या होता है बेटा, 10 की पावर माइनस पी के ए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन किया सॉल्व, क्या था फर्स्ट क्वेश्चन बताना एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 0.1 मोलर नाइट्रस अम्ल था ना बेटा, ये नाइट्रिक का होता है फॉर्मूला, के लिए पी के का मान यदि 5 है तो ज्ञात कीजिए अल्फा एच प्लस ओ एच माइनस और पी, अल्फा एच प्लस ओ एच माइनस पी एच और पी ओ एच। इसको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले हमें पी के ए का मान जो है 5 दिया है, तो यहां से मैं के ए का मान ज्ञात कर सकता हूं, ये हो जाएगा बेटा 10 की घात माइनस 5। क्या ये क्लियर है, के ए का मान क्या आ गया बेटा, 10 की घात माइनस 5। अब अगर मुझे अल्फा निकालना है सबसे पहला पार्ट, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के ए अपॉन सी के बराबर। तो अंडर रूट के ए मतलब 10 की घात माइनस 5, सी का मान 0.1 यानी कैलकुलेट करके 10 की घात माइनस 2 आएगा। क्या आएगा बेटा, 10 की घात माइनस 2, ये अल्फा आ गया। दूसरा आपको क्या निकालना है बेटा, एच प्लस कंसंट्रेशन। एच प्लस किसके बराबर होगा, सी अल्फा के बराबर। सी का मान आपके पास कितना है बेटा, सी का मान 0.1 मोलर है, ये 10 की घात माइनस 1 है, और अल्फा का मान 10 की घात माइनस 2 है, तो ये H प्लस 10 की घात माइनस 3 मोलर आना चाहिए। किस किस का आंसर आ गया था ये। अगला है बेटा आपके पास तीसरा ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस निकालोगे तो 10 की घात माइनस 11 आएगा। कैसे आएगा बेटा, क्योंकि हमें ये पता है कि H प्लस इंटू ओ एच माइनस क्या होता है, 10 की घात माइनस 14। तो यहां से अगर आपके पास H प्लस आ चुका है तो ओ एच माइनस भी आ चुका है। अब मुझे बताओ बेटा पीएच कितना आएगा, 3, तो पीओएच कितना आएगा, 11। यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन किया गया सॉल्व। अगले क्वेश्चन में आपको 6 ग्राम दुर्बल अम्ल दिया था, किस किस का आंसर आ गया इसका बेटा, ये 6 ग्राम वाले का। नहीं, सही गलत कुछ भी आंसर आना चाहिए, सॉल्व करना जरूरी है, गलती करोगे तभी सीखोगे। तो अगले वाले में अगर आप देखोगे बेटा, आपसे पूछा पीएच का मान ज्ञात करो, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी, यानी कि हमें सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी मतलब क्या होता है, मोलरता, और सी जो होगा वो मोल बटा आयतन के बराबर होगा। तो मोल यहां से सबसे पहले अगर आप ज्ञात करोगे तो भार 6 ग्राम, मोलर भार 60 ग्राम, तो 6 बटा क्या हो गया बेटा 60, क्या आ गई है मोल, और नीचे क्या लिखना है आयतन। अब आयतन के लिए यहां से ले मिस्टेक करोगे बेटा आप, कुछ लोगों ने सीधे 10 लिख दिया होगा। बेटा 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 10 की घात 3 लीटर के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए था। समझ में आ गई बात। तो आप याद करो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट चैप्टर में कि वैसे तो मॉड्यूल के अंदर अलग अलग कन्वर्जन लिखे हैं, मगर मैंने जो लिखवाए थे वो इंपॉर्टेंट थे। आयतन लिखवाया था, दाब लिखवाया था, है ना, और क्या लिखवाया था, ऊर्जा लिखवाई थी। तो ये आयतन का रिलेशन ध्यान रखना आगे से बेटा, ठीक है। तो मुझे बताओ 10 मीटर क्यूब दिया है ना हमें, तो 10 मीटर क्यूब मतलब 10 की घात 4 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके बेटा ये हो गया आपके पास 10 की घात माइनस 5, क्या हो गया 10 की घात माइनस 5। तो ये हो गया बेटा आपके पास सी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पीएच। दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो पीएच, या तो आप जो है पहले H प्लस निकाल लो, और या तो फिर हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी करके आप वैसे निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो। तो अगर मैं हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी वाले तरीके से करूं, तो यहां से हाफ इंटू पी के ए का मान जब आप ज्ञात करोगे तो बेटा 9 आएगा, माइनस ये पी के ए कैसे आएगा बेटा, पी के ए आता है जब अपन माइनस लॉग ऑफ के ए करते हैं, और के ए का मान आपको 10 की घात माइनस 9 दिया है, ये लिख देता हूं
माइनस लॉग इंटू 10 की घात -9, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 log 10 क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। आगे समझ में? जैसे आप ऐसे सोचो ना बेटा, मुझे बताओ अगर h प्लस का मान 10 की घात -3 है तो pH का मान कितना होगा? यदि h प्लस का मान 10 की घात -3 है तो pH का मान 3। यदि h प्लस का मान 10 की घात -7 है तो pH का मान कितना होगा? 7 होगा ना? यस और नो? ऐसे मुझे बताओ, बिल्कुल ऐसे ही यदि OH माइनस का मान 10 की घात -2 है तो POH का मान क्या होगा? 2 होगा। POH का मान क्या होगा? 2। अगर POH का मान 2 है तो pH का मान क्या होगा? 12। यस और नो? अब मुझे बताओ बेटा, अगर Ka का मान 10 की घात -4 है तो pKa का मान क्या होगा? क्लियर है? अब ऐसे ही मुझे बताओ कि यदि pH का मान 3 है तो H प्लस का मान 10 के घात क्या होगा? -3। यदि POH का मान 2 है तो OH माइनस का मान 10 के घात -2। यदि pKa का मान 9 है तो Ka का मान 10 के घात -9। समझ में आ गई बात? तो ऐसे हमें क्या दिया हुआ था बेटा, इसमें दिया हुआ था Ka का मान 10 के घात -9, तो pKa क्या हो गया? 9। तो मैं यहां पर अगर फॉर्मूले में पुट करूं तो ये तो 9 पुट कर ही दिया, -12 log C का मान 10 की घात -5। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व करके ये तो हो गया 4.5, माइनस माइनस प्लस प्लस ये हो गया बेटा 2.5। कितना हो गया? 7। आया क्या समझ? ये क्या निकाला अपन ने? पीएच, तो पीओएच क्या होगा? 7। अगला क्वेश्चन किया गया। किस किस का आंसर आ गया अगले क्वेश्चन का बेटा? अगले क्वेश्चन में मुझे बताओ, आपको सी दिया है, अल्फा दिया है, तो क्या एन फैक्टर इंटू सी अल्फा कर सकते हैं? तो H प्लस की जो सांद्रता आएगी वो आएगी एन फैक्टर इंटू सी अल्फा से। तो मुझे ये बताओ बेटा, H2CO3 के लिए एन फैक्टर का मान क्या है? क्या है बेटा? 2। तो 2 इंटू सी इंटू अल्फा लिखोगे तो 2 इंटू सी का मान कितना है बेटा? 10 की घात -3। और अल्फा कितना? 1%। 1% मतलब 10 की घात -2। तो कैलकुलेट करके देखोगे तो 2 इंटू 10 की घात -5 आ गया। यहां से क्या निकालना है आपको? पीएच निकालना है। कुछ आ रहा है समझ में? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सही जगह होना चाहिए परिश्रम बेटा। नहीं नहीं, बिल्कुल वो ज्यादा सही होगा। हमने लगभग 7 निकाल लिया। वो बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। करें अगला, डिस्कस करें H2CO3 वाला। सॉल्व करो बेटा। ये H प्लस आया ना आपके पास, तो पीएच का मान क्या आएगा बेटा? 5 माइनस लॉग 2, यानी कि 5 माइनस 0.3, ये होगा बेटा 4.7। कितना आएगा? 4.7। जहां डाउट पूछना आप। क्लियर है क्या? ये कौन सा रिलेशन लगाया? एन फैक्टर इंटू सी अल्फा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 नहीं है। हमने जो फॉर्मूले याद किए थे वो किसके लिए थे? जब एन फैक्टर 1 होता, एन कारक 1 होता। अगला क्वेश्चन। NH4OH, NH4OH
के 10 लीटर NH4OH के 10 लीटर जलीय विलयन के लिए यदि pH 9.7 है, pH 9.7 है, तो अमोनियम का भार ज्ञात कीजिए मिलीग्राम में। अमोनियम का भार ज्ञात कीजिए मिलीग्राम में। एक बार क्वेश्चन पढ़ो बेटा। पढ़ा बेटा क्वेश्चन? अब मुझे बताओ बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा बेटा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब मुझे बताओ, आपसे भार किसका पूछा है? आपसे भार किसका पूछा है? तो बताओ सांद्रता किसकी निकालोगे? अमोनियम की। अगर आप अमोनियम की सांद्रता निकाल लोगे तो उसकी सांद्रता से आपको पहले क्या मिलेंगे? मोल। और मोल से फिर क्या मिलेगा? भार। अब डाउट ये कि अमोनियम की सांद्रता कैसे आएगी? बेटा क्या मैं बोल सकता हूं सी में से सी अल्फा माइनस किया करते थे, तो यहां पर सी अल्फा बनेगा? क्या ये सी अल्फा बनेगा? तो अगर आप ये सी अल्फा ज्ञात कर लोगे तो क्या अमोनियम की ही सांद्रता है? और यदि अमोनियम की सांद्रता आ गई तो उसके मोल बटा आयतन से उसका मोल आ जाएगा। और यदि अमोनियम का मोल आ गया तो फिर उसका क्या आ जाएगा? भार। तो ये प्रोसेस फॉलो करो। अब ये सी कहां से आएगा? अब डाउट ये आ रहा है। अब सी क्या सी है हमारे पास? सी तो है ही नहीं। सी तो है नहीं, अब कैसे करेंगे? मुझे बताओ बेटा, सी तो नहीं है, पर मुझे ये जरूर समझ में आ रहा है कि दोनों के स्टाइकियोमेट्री सेम है। इसका मतलब जो सांद्रता OH माइनस की होगी वही सांद्रता तो अमोनियम की होगी। अब ढूंढो क्या दूसरे तरीके से कर सकते हैं? क्या क्या OH माइनस की सांद्रता आ सकती है क्या? कैसे आएगी? क्या क्वेश्चन में पीएच गिवन है? क्या पीओएच आ जाएगा? पीओएच से OH माइनस आ जाएगा, तो बेटा वही तो सांद्रता अमोनियम की होगी। समझ में आ गई बात? और अमोनियम की सांद्रता सीधे ही आ गई, तब तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे मोल बटा आयतन से मोल ज्ञात करो। तो आपका पहला काम है, सबसे पहले हमें यह समझ में आ रहा है यहां पर कि जो सांद्रता अमोनियम की होगी वही सांद्रता किसकी होगी? OH माइनस की। समझ में आ गई बात? तो हमें ज्ञात करनी है OH माइनस की सांद्रता। उससे किसकी सांद्रता आ जाएगी? अमोनियम की। और वो किसके बराबर होगा? मोल बटा आयतन। तो पहले निकालो आप OH माइनस की कंसंट्रेशन। करो बेटा सॉल्व। OH माइनस निकालो सबसे पहले POH निकालो। अभी देखते हैं। तो POH आपके पास 4.3 आएंगे बेटा। तो बताओ POH से OH माइनस कैसे निकलते थे? 10 की घात माइनस POH करके। तो निकालो सबसे पहले OH माइनस। अल्फा की जरूरत ही नहीं है बेटा, जब सीधे ही वो वैल्यू आ जाएगी तो अल्फा की जरूरत क्यों है?
हमें तो अमोनियम की कंसंट्रेशन चाहिए ना, जो OH माइनस वही तो अमोनियम। हमें अल्फा की जरूरत तब होती जब आपके पास सी होता, सी में फिर अल्फा मल्टीप्लाई करते, तब भी तो सी अल्फा ही आता, अभी डायरेक्ट ही वही आ गया। तो पहले OH माइनस निकालो। ये OH माइनस किस किसने निकाल लिया? OH माइनस निकालोगे तो बेटा 10 की घात माइनस 4.3 होगा ना, तो 10 की घात माइनस 5 इंटू 10 की घात 0.7, 10 की घात 0.7 क्या होगा? 5 इंटू 10 की घात माइनस 5। क्या ये आ चुका है? 5 इंटू 10 की घात माइनस 5। अब अगर ये आ गया, इसका मतलब अमोनियम आ गया, है ना? तो फिर मोल अमोनियम के किसके बराबर आ गए? मोल अमोनियम के आ गए, अमोनियम की सांद्रता 5 इंटू 10 की घात माइनस 5 इंटू आयतन। आयतन कितना है बेटा? 10। अगर मोल आ गए तो क्या भार आ जाएगा? तो ये किसके बराबर? भार बटा मोलर भार, और मोलर भार इसका 18 होता है। करो करो सॉल्व करो, तो भार निकालो बेटा सबसे पहले। तो जो भार निकालोगे तो 18 इंटू 5 कितना होगा? 90। तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया। किस में आया ये? ग्राम में। हमें लाना किस में? मिलीग्राम में। अब मिलीग्राम में कैसे ले आएंगे? करो। मिली में 10 की पावर 3 या माइनस 3 कुछ आता है, ये तो पता है ना, है ना? अब कंफ्यूजन होता है कि हमें ग्राम से मिलीग्राम लाने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या +3, ऐसे सोचो। ग्राम बड़ा या मिलीग्राम बड़ा? ग्राम बड़ा। तो 1 ग्राम में बहुत सारे मिलीग्राम आएंगे ना, तो 10 की पावर 3 मिलीग्राम आएंगे उसमें। समझ में आ गई बात? ऐसे देख लो, नहीं तो 1 मिलीग्राम 10 की घात माइनस 3 ग्राम के बराबर, तो 1 ग्राम किसके बराबर? 10 की घात 3 मिलीग्राम के बराबर। तो हमें ग्राम की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 तक तो ठीक था। अब यहां पर 10 की घात 3 पुट कर दोगे तो क्या आएगा? मिलीग्राम। तो सॉल्व करके ये आएगा बेटा 9 मिलीग्राम। कितना आएगा? 9 मिलीग्राम। कुछ आया समझ में? एक और दो सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इतना अच्छा भी नहीं था वैसे। दिमाग बहुत है तुम में, बस यूज करना है उसको, उसका खोलना है अपने को, दिमाग को थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेट कर देता हूं क्या मैं तुम्हें? क्या कह रहे? गलत फहमी है ये। तू सबसे ज्यादा मजे ले जाता है पूरी क्लास में, आंसर तो तेरा ही आता है सबसे पहले, और कह रहा दिमाग नहीं है। ये कह रहा है कि सर दिमाग नहीं है हम सब में। नहीं है क्या दिमाग? सच में नहीं है? ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, प्रूफ करके बताओ कि दिमाग है क्या नहीं है। करो करो बेटा, सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखो। यदि m/10, यदि m/10 HCN के जलीय विलयन में Cn माइनस की सांद्रता, Cn माइनस की सांद्रता 10 की घात माइनस 3 मोलर है, 10 की घात माइनस 3 मोलर है,
तो ज्ञात कीजिए H प्लस पीएच अल्फा व के ए। अब थोड़ा ध्यान से करना बेटा, मजाक मजाक नहीं। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया था, मोल, एटॉमिक और केमिकल इक्विलिब्रियम। आयनिक नहीं आएगा, बाकी मोल, एटॉमिक, केमिकल ये तीनों आएंगे। हो गया? H प्लस आना चाहिए 10 के घात -3, पीएच आना चाहिए 3। अब ये जो आपके पास H प्लस आया, जो 10 के घात -3 था, वो C अल्फा के बराबर था। अगर मैं यहां से अल्फा ज्ञात करूं तो अल्फा 10 के घात -3 बटा C होगा। इस C के बारे में सोचो बेटा, ये C क्या था? ये C था हमारे पास HCN की प्रारंभिक सांद्रता। तो बताओ, HCN की प्रारंभिक सांद्रता आपको m/10 दिया है। m/10 का मतलब होता है 1/10 m, यानी कि 10 की घात -1। तो सॉल्व करोगे तो 10 की घात -2 आएगा। ये है भाई, ये तो आ ही चुका होगा। अब अल्फा कैसे निकाला? C अल्फा के बराबर। तो अल्फा किसके बराबर? ये नीचे C ले जाएंगे, C का मान 10 की घात -1 है, सॉल्व करके अल्फा आ गया। अगर अल्फा आ गया तो K भी निकालना इजी है, क्योंकि K कैसे आएगा बेटा? C अल्फा स्क्वायर से। या तो C अल्फा स्क्वायर से निकाल लो, है ना, या फिर जो अपने पास रिलेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन के अपॉन सी, वैसे स्क्वायर करके कर लो, बात एक ही है। तो C का मान क्या है बेटा आपके पास? मुझे बताओ। C का मान आपके पास 10 की घात -1 है, क्योंकि C का मतलब यहां पर है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। अल्फा का मान कितना आया था? 10 की घात -2, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आएगा बेटा? 10 की घात -5 आएगा, समझ?
एक और क्वेश्चन दो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो बेटा, m/10 CH3COOH, m/10 CH3COOH के जलीय विलयन के लिए अल्फा 0.1% है। अल्फा 0.1% है। लिख लिया? यदि विलयन को 10 गुना तनु कर दिया जाए तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो गया? बेटा मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था, अल्फा 1/अल्फा 2 इज इक्वल टू √C2/C1 लिखवाया था। तो आपको पहले की सांद्रता दी हुई है, आपको तनु करने के बाद की सांद्रता ज्ञात करनी है पहले। तो उस हिसाब से एक अल्फा दिया है, दूसरा अल्फा क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखो तनु करने के बाद सांद्रता कितनी हो जाएगी, करो सॉल्व। देखो इधर बेटा, सांद्रता किसके बराबर होती है बेटा? मोल बटा आयतन के बराबर।
अगर उसने बोला 10 गुना तनु कर दिया, इसका मतलब आयतन 10 गुना हो चुका है। और अगर आयतन 10 गुना हो जाएगा तो सांद्रता उतने ही नंबर से क्या होगी बेटा, कम होगी। क्योंकि अगर नीचे वाली वैल्यू 10 गुना कर दी तो ओवरऑल वैल्यू 10 गुना कम हो जाएगी। तो इसकी सीधी सिंपल से ट्रिक अपन लिख सकते हैं कि तनु करने के केस में अगर अपन किसी विलयन को तनु कर रहे हैं तो सांद्रता में पहली चीज तो सांद्रता होती है बेटा मोल बटा आयतन। अगर विलयन को तनु कर रहे हो तो आयतन में परिवर्तन आएगा, आयतन में परिवर्तन आएगा तो सांद्रता में परिवर्तन आएगा। तो जो नई सांद्रता होगी उसको मैं सी डैश लिख देता हूं। तो ये सी डैश किसके बराबर लिख सकते हो आप, सी बाय एक्स के बराबर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो बोले 10 गुना तनु कर दिया, 15 गुना तनु कर दिया, तो सी डैश इज इक्वल टू सी बाई एक्स। और यहां पर एक्स के रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने गुना हमने उसको तनु किया है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो सी का मान आपको दिया था, उसने कितना गुना तनु कर दिया, 10 गुना, तो नीचे क्या आएगा 10। समझ में आ गई बात। तो ये रिलेशन आप लिख सकते हो, तनुता के केस में अपन इसको लिख सकते हैं, विलेन को तनु करने पर सी डैश इज इक्वल टू सी बाय एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, कितना गुना तनु किया गया, कितना गुना तनु किया गया। तो बेटा सी इनिशियल कंसेंट्रेशन, सी आपको कितनी दी है बेटा, 10 की घात माइनस 1। तो सी डैश क्या हो जाएगा बेटा, 10 की घात माइनस 1 अपॉन नीचे फिर से क्या आएगा 10, कैलकुलेट क्या आएगा 10 की घात माइनस 2। तो वैल्यू अगर पुट करोगे तो अल्फा 1.1% है, अल्फा 2 हमसे पूछा है किसके बराबर होगा, 10 की घात माइनस 2 अपॉन नीचे क्या आएगा 10 की घात माइनस 1, ऊपर क्या आएगा 10 की घात माइनस 2 और नीचे क्या आएगा 10 की घात माइनस 1। पहले वाली सांद्रता तो 10 की घात माइनस 1 है और वो नई वाली सांद्रता कितनी हो गई 10 की घात माइनस 2। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये अंडर रूट में 10 की घात माइनस 1 आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, अंडर रूट में 10 की घात माइनस 1, इसका मतलब 10 की घात माइनस 1 बटा 2 ही तो हो गया। क्या ये समझ में आया। तो बेटा ये आपके पास हो चुका है 10 की घात माइनस 0.5 हो चुका है, 10 की घात माइनस 0.5। तो यदि अल्फा 2 आप ज्ञात करोगे तो अल्फा 2 आपके पास क्या आएगा 10 की घात माइनस 1, तो ये वाला हो गया, और इनटू साथ में क्या गया 10 की घात प्लस 0.5। कैसे, देखो अगर ये नीचे आएगा तो नीचे आने पर 10 की घात माइनस 0.5 हो जाएगा, नीचे का 10 की घात माइनस 0.5, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 की घात माइनस 1 इंटू 10 की घात प्लस 0.5। क्या यहां तक समझ में आया क्या। अब 10 की घात 0.5 कैसे निकालोगे, अब 10 की घात 0.5 सोचो। मुझे बताओ अगर मैं लॉग 1.3 आपसे पूछता तो अपन सोचते कि लॉग 1 और लॉग 2 के बीच में, मैंने आपको क्या बोला 10 की घात 0.5, तो पहले तो आप सोचो 10 की घात 0 आता है, फिर 0.3 आता है, फिर 0.48 आता है, 0.48 के बाद क्या आता है 0.6 आता है। तो आप सोचो ये 10 के घात 0.5 किसके इसके बीच में आया, 10 की पावर 0.48 और 10 की पावर 0.6 के बीच में। तो ये मैं लिख सकता हूं 10 की घात 0.48 और 10 की घात 0.6 के बीच में। 10 की घात 0.48 क्या होगा बेटा 3, ये क्या होगा 4, हमें निकालना है 10 की घात 0.5, 3 से एकदम थोड़ा सा ज्यादा, तो एकदम थोड़ा सा ज्यादा मतलब अप्रोक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हो 3.2 इंटू 10 की पावर -1। अब मुझे ये बताओ ये जो अल्फा हमारे पास आया ये परसेंटेज में आया फ्रैक्शन में, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आपके पास आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर -1%, यानी कि 0.32%। अगर फ्रैक्शन में पूछता तो क्या करते, 100 से गुणा करते या डिवाइड करते, डिवाइड कर देते। तो ऑप्शन से समझ में आ जाएगा आपको कि प्रतिशत में निकालना है किस में निकालना है। बेटा कोई डाउट है क्या आपको, कोई डाउट है आपको, ठीक था क्वेश्चन, मजा नहीं आया, दिलाओ मुझे।
चक्कर आ जाएंगे, ज्यादा मजे ला दूंगा तो। इसके पहले वाला फिर से समझाऊं? फिर से समझ बेटा, फिर से समझ। अच्छा, ज्यादा मजे आ गए। पहले क्वेश्चन को पढ़ बेटा। क्वेश्चन पढ़ेगा तो हमें यह समझ में आ रहा है कि उसने तनु किया विलयन को। तनु करने का मतलब आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा तो सांद्रता में परिवर्तन होगा। अब हमें यह पता है कि अल्फा का जो रिलेशन होता है वो ये ऐसे होता है, ये मैंने नोट लिखवाया था आपको आज। तो अगर सांद्रता में परिवर्तन आएगा तो अल्फा में भी आएगा। तो पहले वाली सांद्रता के हिसाब से अल्फा दिया है। अब तनु करने के बाद क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है तो नया अल्फा उसने पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब रिलेशन हमारे पास ये होता है। अब इस रिलेशन के लिए हमें पहले वाली सांद्रता दी है। अब दूसरी वाली तनु करने के बाद की सांद्रता हम कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया। ट्रिक समझना हो तो बता, ट्रिक समझाऊं या ट्रिक समझाऊं? ये समझ बेटा, मेरे पास है जैसे C जो होता है क्या होता है बेटा, मोल बटा आयतन के बराबर। तो यहां पर अगर हम आयतन में परिवर्तन कर देंगे तो सांद्रता में भी परिवर्तन आएगा। तो ये नई सांद्रता है जो मान लो C डैश है। तो पहले मोल बटा आयतन तो इतने थे, मगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आयतन को 10 गुना कर दिया। उसने क्या बोल दिया, 10 गुना तनु कर दिया। तो 10 गुना तनु करने का मतलब होता है आयतन 10 गुना कर दिया। तो अगर आयतन 10 गुना हो गया तो ऐसे ही तो लिखूंगा। तो मुझे बताओ बेटा N/V, ये तो पहले वाला ही C था ना, और नीचे 10 ही तो एक्स्ट्रा आया। तो इनडायरेक्टली यहां पर वो नंबर आया जितने गुना हमने तनु किया है। आगे समझ में? तो मोल बटा आयतन में आयतन जितना गुना बढ़ाओगे सांद्रता उतने गुना कम होगी। तो वो नीचे हम ये रिलेशन लिख दिए। अब वैल्यू पुट किए सिर्फ अपन ने, अब वैल्यू पुट किए, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। वो तो लॉग एंटी लॉग में आपको सिखाया था। कुछ आया क्या समझ? आगे बढ़े। इसके बाद आप हेडिंग लिखो, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। लिखा बेटा? लिखो 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 लिखो। आयनन को प्रभावित लगा ली, मात्रा लगा ली बेटा, करने वाले कारक। अब इसको समझो बेटा, इसमें टोटल 5 केस है। जैसे कैसे कैसे अल्फा चेंज हो सकता है वो अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसको समझो बेटा, मजाक नहीं। इधर देखो, अलग अलग केस, जैसे टेम्परेचर से भी अल्फा चेंज होता है, विलेन को तनु करने से भी अल्फा चेंज होता है। ऐसे इसके अंदर अपन आयन को भी मिक्स करने वाले हैं, आयन का मिश्रण। इससे 2 इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है, सम आयन प्रभाव और विषम आयन प्रभाव। वो भी इसी का पार्ट है। तो ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। तो मैंने हेडिंग क्या लिखवाया आपको, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं ताप। अब ताप में क्या आएगा रिलेशन, इधर देखो। इस पूरे चैप्टर में अपन कर क्या रहे हैं, आपके पास स्टार्टिंग में पानी था और पानी में हमने एक वैद्युत अपघटय को मिलाया। तो वो जो वैद्युत अपघटय अगर वो AB है तो वो पानी में जाके टूट रहा है। मान लो कैसे टूटा, A+ और B- में। अब मुझे बताओ ये टूटने वाला जो प्रोसेस होता है ये एंडो होता है क्या एक्सो? टूटना एंडो होता है, उष्माशोषी होता है ना। अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड क्या होगा? हमने ये पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो एंडो की तरफ उष्माशोषी अभिक्रिया की तरफ शिफ्टिंग होती है। तो मुझे बताओ यदि ताप बढ़ाओगे तो एंडो की तरफ यानी कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा ना। अगर फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा, अग्र दिशा में अगर ये अभिक्रिया विस्थापित होगी तो अल्फा का मान बढ़ेगा कि कम होगा? अल्फा बढ़ेगा। समझ में आ गया? हमें ये सीखना था कि ताप से अल्फा कैसे चेंज होता है। तो यहां पर यदि ताप बढ़ाओगे तो वियोजन बढ़ेगा और ज्यादा टूटेगा, अगर टूटेगा तो अल्फा का मान बढ़ेगा। तो ऐसे यदि ताप कम कर दोगे तो एक्सो की तरफ, पीछे की तरफ अभिक्रिया पीछे की तरफ स्थापित होगी तो अल्फा का मान कम होगा। तो ताप ज्यादा तो अल्फा ज्यादा, ताप कम तो अल्फा कम। ये सबसे पहला सिंपल सा पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें अपन देखते हैं बेटा, तनुता।
तनुता यानी कि डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में तो पूरा का पूरा नियम पढ़ लिया अपन ने। कौन सा नियम? ऑस्टवर्ल्ड का तनुता का नियम। वहां पर हम क्या निष्कर्ष निकाले कि विलयन को यदि हम तनु करते जाएंगे तो अल्फा का मान बढ़ता जाएगा। तो वहां से रिलेशन हमारे पास आया था अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। पहले ये नोट कर लो आप। क्या हो गया? लिख लिया बेटा? दो पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला हुआ ताप, दूसरा हुआ तनुता, तीसरा लिखो विलेय की प्रकृति। विलेय की प्रकृति, विलेय की प्रकृति लिखा बेटा? विलेय की प्रकृति से अल्फा कैसे चेंज होगा? यदि प्रबल वैद्युत अपघटय होगा तो अल्फा 100% होगा, और यदि अगर दुर्बल वैद्युत अपघटय होगा तो अल्फा 100% से कम होगा। यानी कि अल्फा इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है कि वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। अगर स्ट्रांग तो अल्फा ज्यादा, वीक तो अल्फा कम। तो विलेय की प्रकृति में आप लिखो प्रबल वैद्युत अपघटय, लिखो प्रबल वैद्युत अपघटय, प्रबल वैद्युत अपघटय। उसके लिए क्या लिखोगे? अल्फा 100%। उसके बाद लिखो दुर्बल वैद्युत अपघटय, उसमें क्या होगा? अल्फा 100% से कम। लिख लिया? इसके बाद है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति से हमारा मतलब है, मान लो हमारे पास अलग अलग तरह के विलायक हैं। ये हमारे पास मान लो 4 तरह के विलायक हैं। पहले वाले में हमने H2O लिया, दूसरे वाले में D2O लिया, तीसरे वाले में बेंजीन लिया, और चौथे वाले में CCl4 लिया। और इन सब में हमने कॉमन सॉल्यूट ऐड किया X, सब में X मिलाया। अब ये X कितना टूटेगा? मान लो इनके अल्फा अपन लिखते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4। मान लो कि X जो है वो NaCl है, और इस NaCl को अलग अलग सॉल्वेंट में हमने लिया। हमने वैसे क्या पढ़ा है कि NaCl लवण होता है, और जो लवण होते हैं वो प्रबल वैद्युत अपघटय होते हैं। यानी अल्फा उनके कितने होते हैं? 100%। हमेशा 100% नहीं होते, वो जल के बेसिस पर अपन बात कर रहे हैं। अगर विलायक चेंज कर दोगे तो अल्फा का मान भी चेंज होगा। ये आप ऐसे समझ सकते हो, आपने पढ़ा होगा ना, पोलर पोलर में घुलता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में, है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यहां पर जो अपन ऐड कर रहे हैं, ये जो वैद्युत अपघटय होते हैं, ये सब क्या होते हैं? पोलर। तो जिसमें मिला रहे हो, अगर विलायक भी पोलर होगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा,
और विलायक अगर नॉन पोलर होगा तो डिसोसिएशन कम होगा। तो कौन सा विलायक कितना पोलर है उसको बताने के लिए हमारी एक नंबर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो नंबर हमारी यहां पर मदद करता है जिसको अपन न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए 81 होता है इसका मान, ये 79 हो गया, ये 2.5 हो गया और ये क्या हो गया 0। इसको दो तरीके से समझ सकते हो, अभी अल्फा अपने को इजीली समझ में आ जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान है जिसको न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मान जितना ज्यादा होता है सॉल्वेंट उतना ज्यादा पोलर होता है। सॉल्वेंट अगर ज्यादा पोलर होगा तो ये मिलाने वाला भी तो पोलर ही है, मतलब वो उसमें उतना ज्यादा घुलेगा। तो मुझे बताओ कि मैं बोल सकता हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो फिर अल्फा का मान ज्यादा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा मतलब सॉल्वेंट ज्यादा पोलर, सॉल्वेंट ज्यादा पोलर मतलब घुलेगा भी ज्यादा, ज्यादा घुलेगा मतलब टूटेगा ज्यादा, टूटेगा ज्यादा मतलब अल्फा का मान ज्यादा। तो मुझे बताओ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 सबसे ज्यादा अल्फा किस में होगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जैसे 81 लिखा हुआ है यहां पर, तो उसका मतलब होता है कि वो NaCl में Na प्लस Cl माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स थे पहले से ही। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को उतने ही टाइम्स कम कर देता है, वीक कर देता है। तो अगर पानी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 81 है, मतलब वो Na प्लस Cl माइनस का अट्रैक्टिव फोर्स 81 गुना कम कर देगा। अगर बेंजीन की बात करें 2.5 है, मतलब वो 2.5 टाइम्स उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को कम करता है। तो पानी जब 81 गुना पानी वो अट्रैक्टिव फोर्स को कम करता है, NaCl डाला था, Na प्लस Cl माइनस पहले से अट्रैक्टिव फोर्स थे, पानी में डाला अट्रैक्टिव फोर्स कम कर दिए, तो इतना कम कर देता है कि वो सर 100% टूटना चालू कर देता है। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं उसी NaCl को मान लो बेंजीन में डालूंगा, तो क्या बेंजीन में NaCl क्या जरूरी है पूरा पूरा टूटे? कम टूट सकता है। इसका मतलब जो आपने NaCl पढ़ा जो कि प्रबल वैद्युत अपघटन था, वो प्रबल किस में था? पानी में। उसी में अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो हो सकता है वो टूटे ही ना। समझ में आ गई बात? यानी सीधी सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है कि यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज्यादा तो अल्फा का मान भी ज्यादा। समझ में आ गई बात? तो आप पहले तो एग्जांपल ऐसे बना लो। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरा विद्युत स्थिरांक। तो यहां पर अलग से मैं लिख देता हूं, न्यू ज्यादा तो अल्फा ज्यादा। अल्फा क्या है बेटा? न्यू क्या है बेटा? पराविद्युत स्थिरांक। लिख लिया बेटा? कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? 4। पहला क्या था? ताप। उसके बाद क्या था? तनुता। फिर था विलेय की प्रकृति। फिर क्या है? विलायक की प्रकृति। 5वां लिखो, आयन मिलाने पर। आयन मिलाने पर। आयन मिलाने पर। अब आयन कैसे मिला रहे हैं अपन? जैसे मान लो आपके पास पहले से एक इलेक्ट्रोलाइट था HCN, ये टूटा H प्लस और Cn माइनस में, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, H प्लस और Cn माइनस में टूटा। ठीक है, यानी कि पहले पानी था, पानी में HCN मिलाया, टूटा, साम्य अर्जित किया। अब हमने क्या किया? इसके अंदर एक और इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। जब ये एक और इलेक्ट्रोलाइट हमने मिलाया तो ये आयंस में टूट गया। तो इसके आयन में टूटने के बाद इसी को हम क्या बोल रहे हैं? आयन मिलाना। तो आयन कैसे मिले? जब अपन ने एक और इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिलाया। अब इससे क्या क्या इफेक्ट अपने को देखने को मिल सकता है? अल्फा बढ़ेगा या कम होगा वो अपने को समझना है। आयन मिलाने पर क्या प्रभाव मिलेगा वो समझना है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं बेटा सम आयन प्रभाव।
सम आयन प्रभाव, लिखो सम आयन प्रभाव, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव या फिर कॉमन आयन इफेक्ट। अब सम आयन प्रभाव अपन समझते हैं ये होता क्या है, इसको समझो बेटा। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है। हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ HCN था, हमने इसमें HCl भी मिला दिया। लीच एटिलियर पढ़ा है अपन ने, तो मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था उसमें कि यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ाएंगे तो शिफ्टिंग क्या होती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है। तो बेटा ये जो अपन ने HCl मिलाया, इससे इनडायरेक्टली H+ की सांद्रता बढ़ गई ना, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो शिफ्टिंग का होगा, और अगर बैकवर्ड शिफ्टिंग होगा तो अल्फा कम होगा। यानी कि हमें इसका एक कंक्लूजन याद रखना है, ये निष्कर्ष ध्यान रखना है कि सम आयन प्रभाव में अल्फा क्या होता है, कम। आप खुद सोचो, हमेशा जब कोई आयन कॉमन मिलेगा तो आयन तो प्रोडक्ट साइड ही कॉमन मिलेगा ना, क्योंकि आयन तो प्रोडक्ट साइड ही मिलेगा। तो प्रोडक्ट साइड में आयन कॉमन मिलने का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि आयन बढ़ गए, और अगर प्रोडक्ट के आयन बढ़ गए मतलब शिफ्टिंग का हुआ बैकवर्ड, तो अल्फा इससे क्या होगा, कम। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा मान लो HCl, ये टूट के बनाया H+ और Cl-, इसी में मैंने मिला दिया बेटा HNO3, टूट के क्या बनाया बेटा, H+ और NO3-। अब मुझे बताओ सम आयन प्रभाव लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, सम आयन मिल गए ना बेटा, सम आयन तो मिले मगर प्रभाव नहीं लगेगा। सुनो ध्यान से बेटा, प्रभाव का मतलब क्या है, प्रभाव मतलब इफेक्ट का मतलब क्या है कि अल्फा बढ़ा या कम हुआ, ये तो सीख रहे ना बेटा। ये बताओ यहां पर कि बैकवर्ड शिफ्टिंग हुई थी ना, तभी तो अल्फा में चेंज आया। तो बैकवर्ड तो तभी जाएगा ना जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, और रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा। यहां पर एक भी वीक है क्या, जब दोनों ही स्ट्रांग है तो पीछे तो जा ही नहीं रही अभिक्रिया, जब अभिक्रिया पीछे जा ही नहीं रही है तो फिर अल्फा कम कैसे हो सकता है। समझ में आ गई बात। यानी कि कॉमन पॉइंट अपने को यह समझ में आ रहा है कि अगर आपको यह सम आयन प्रभाव देखना है तो इसकी कंडीशन क्या है कि एक तो कोई आयन कॉमन होना चाहिए, दूसरी बात कम से कम एक इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वीक, क्योंकि वीक होगा तभी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तभी जाके पीछे जा सकता है और अल्फा कम कर सकता है। समझ में आ गई बात। तो ये सब मैं लिखवा दूंगा। पहले तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, सम आयन प्रभाव के अंदर एग्जाम्पल लिखना है, और इसके लिए लिखना है सम आयन प्रभाव में अल्फा कम होता है, सम आयन प्रभाव में अल्फा कम होता है। हाँ ये लिखो, सम आयन प्रभाव में अल्फा कम होता है। लिख लिया, सम आयन प्रभाव में अल्फा कम होता है, तो भी मिलेगा, पर वो उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। लिख लिया, सम आयन प्रभाव में अल्फा कम होता है। दूसरा लिखो, विषम आयन प्रभाव, विषम आयन प्रभाव, विषम आयन प्रभाव। लिखा, विषम आयन प्रभाव। विषम आयन अपन किनको बोल रहे हैं, H+ और OH- को, इनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, विषम आयन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑड आयन इफेक्ट। तो ये भी लिखना साथ में, ऑड आयन इफेक्ट। अब इसको समझते हैं अपन। इसको समझने के पहले एक सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करते हैं। जो जल होता है, जल का जब वियोजन होता है तो H+ और OH- हमें मिलता है। क्या मिलता है बेटा, H+ और OH-। ये पूरा पूरा नहीं टूटता जल, इसके अल्फा का जो मान होता है वो होता है बेटा 1.8 इंटू 10⁻⁻7 होता है परसेंटेज में। परसेंटेज में अल्फा का इतना मान होता है, ठीक है। आप सोचो केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा हमारे पास 10%, 25%, 50% ऐसे नंबर मिले थे, मगर ये अल्फा कितना रहा है, 10⁻⁻7%। तो बताओ ये ज्यादा है कि कम है, बहुत कम है।
ये बहुत कम है, इसका मतलब पानी को टूटना पसंद नहीं है। कम टूट रहा है मतलब इसको टूटना पसंद नहीं है। और अगर इसको टूटना पसंद नहीं है, इसका मतलब कंबाइंड फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद है। यानी कि अगर H प्लस OH माइनस को गलती से तोड़ भी दिया अपन ने, तो इसके H प्लस OH माइनस के कंबाइन होकर वापस क्या बनाने की टेंडेंसी होगी? H2O। यानी कि जब भी आपको H प्लस OH माइनस नजर आता है तो वो कंबाइन होने की कोशिश करते हैं। और क्या बनाने की कोशिश करते हैं? H2O। अब अपन आते हैं अपने कंसेप्ट पर। मान लो मैंने क्या लिखा बेटा? HCN लिखा। ये HCN कैसे टूटा बेटा? H प्लस और Cn माइनस में। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक और कोई भी एक प्रबल वैद्युत अपघटन इसके अंदर मिला दिया। मैंने मिला दिया लेट सपोज इसके अंदर KOH। तो KOH कैसे टूटेगा बेटा? K प्लस और OH माइनस में। अब आप इमेजिन करो बेटा, पहले आपके पास सिर्फ पानी था, पानी में हमने HCN मिलाया। अब पानी को सबसे अच्छा क्या लगता है? तोड़ना। जो भी आता है तोड़ना शुरू कर देता है। तो पानी पहले अकेला था, HCN आया, तोड़ना शुरू कर दिया। पूरा नहीं तोड़ पाया, कम तोड़ा, उस हिसाब से टूट के H प्लस CN माइनस मिल गए, इक्विलिब्रियम आ गया। हमने ऊपर से फिर और क्या मिला दिया? KOH। KOH मिलाया, K प्लस OH माइनस में टूटा। पहले तो H प्लस बेचारा अकेला था, जैसे उसके पास OH माइनस आएगा तो वो तो कंबाइन होकर क्या बनाने की कोशिश करेगा? H2O। तो यहां से H प्लस OH माइनस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि इस विषम आयन प्रभाव की वजह से, इस H2O के बनने की वजह से, क्या मैं बोल सकता हूं इस H प्लस की सांद्रता कम हो गई? और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो शिफ्टिंग कहां होगा? फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है। और अगर फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा तो अल्फा का मान बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। यानी कि सम आयन प्रभाव में अल्फा कम होता है और विषम आयन प्रभाव में अल्फा बढ़ता है। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं बेटा। ऐसे भी तो समझ सकते हो कि इस H प्लस OH माइनस के बनने की वजह से जब ये जल मिला अपने को, तो जल मिलने का मतलब तनु कर दिया विलयन, डाइल्यूशन ही तो हुआ ना। और अगर विलयन तनु हो गया तो उसमें अल्फा बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। तो वैसे समझ लो कि H2O बना, यानी कि विलयन तनु हो गया, तनु हो गया तो अल्फा बढ़ गया। या फिर ऐसे समझ लो कि H प्लस कम हो गए तो शिफ्टिंग कहां हो गई? फॉरवर्ड। आगे समझ में? तो सम आयन प्रभाव में अल्फा कम होता है, विषम आयन में अल्फा बढ़ता है। अब वापस एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, मान लो HCl के साथ मैंने NaOH को मिलाया, HCl के साथ NaOH को मिलाया, ये टूटा Na प्लस और OH माइनस में। अब बताओ विषम आयन प्रभाव लगेगा कि नहीं लगेगा? बेटा H2O तो बनेगा, H2O तो बनेगा, मगर प्रभाव नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रभाव का मतलब है अल्फा बढ़ना। पर बेटा अल्फा तो उसका बढ़ेगा ना जिसका पहले से कम हो। यस और नो? तो बेटा अल्फा तो यहां पर दोनों की मैक्सिमम है। जब पूरे 100% टूट चुके तो और कितना बढ़ेगा? तो अल्फा उसका बढ़ सकता है जिसका पहले से कम हो, और पहले से किसका कम होगा? दुर्बल का। यानी कि इस प्रभाव के लिए भी कम से कम एक इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? वीक। तो कॉमन पॉइंट ये दोनों के लिए कि चाहे समान आयन प्रभाव हो, चाहे विषम आयन प्रभाव हो, कम से कम एक जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। समझ में आया क्या बेटा? तो पहले तो आप इसका एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया एग्जाम्पल? लिखो इसके लिए, विषम आयन प्रभाव में अल्फा का मान बढ़ता है। विषम आयन प्रभाव में अल्फा का मान बढ़ता है। लिख लिया? एक नोट लिखो, सम आयन या विषम आयन प्रभाव के लिए, सम आयन या विषम आयन प्रभाव के लिए दुर्बल वैद्युत अपघटय होना जरूरी है। दुर्बल वैद्युत अपघटय होना जरूरी है। लिख लिया बेटा? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।